गुड मॉर्निंग दोस्तों। सामान्य विज्ञान कक्षा 6वीं के इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम कक्षा 6वीं के घटकों का अध्ययन कर रहे थे। कक्षा 6वीं में आज का हमारा घटक है आसपास के पदार्थ, अवस्थाएं और धर्म। इस घटक के अंतर्गत यह दूसरा भाग है। इस भाग में हम हमारे आसपास के पदार्थों की अवस्थाएं और उस पर किए जाने वाले क्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम क्वथन, हिमीकरण और ऊध्र्वपातन क्या होती है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, जब भी पानी फर्श पर गिरा होता है तब क्या होता है? फर्श पर गिरा हुआ पानी अपने आप सूख जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? जब हम इसके ऊपर अध्ययन करेंगे, सोच विचार करेंगे तो हमको प्राप्त होगा कि बाष्पीभवन यह क्रिया होती रहती है। पर कभी कोई स्टोव पर पानी हम गर्म करने लगते हैं तो क्या होता है? गर्म करने के लिए जब हम पानी स्टोव पर रखते हैं तब उसका तापमान धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अब धीरे धीरे बढ़े हुए इस तापमान पर कौन सी क्रिया होती है? वह होती है क्वथन। देखिए, एक बर्नर पर हमने जाली रखी है और जाली पर एक बीकर में पानी रखा है। उस पानी को गर्म कर रहे हैं। अब इस उबलते हुए पानी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले सर्वप्रथम उसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था, फिर कुछ समय बाद उसका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हुआ और उसके बाद उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक हुआ। यह क्रिया क्या है? अंगीठी पर रखा हुआ पानी जब एक विशिष्ट स्तर तक गर्म हो जाता है तब बर्तन के सभी भागों में पानी का बाष्पीभवन होने लगता है। बर्तन के सभी भागों में पानी का बाष्पीभवन होने लगता है। बाष्प के बुलबुले तेजी से पृष्ठभाग तक आते जाते हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि उसके बुलबुले तेजी से ऊपर आ रहे हैं। पृष्ठभाग पर जो बुलबुले थे वह तेजी से ऊपर आने लगते हैं। ऐसी ही पानी का उबलना या क्वथन कहते हैं। इसे ही पानी का उबलना यानी क्वथन कहते हैं। इसी क्रिया को हम बॉइलिंग की क्रिया कहते हैं। समुद्र की सतह पर शुद्ध पानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलता है। इसे ही पानी का क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। यानी जिस उच्चतम तापमान पर पानी उबलने लगता है, जिस उच्चतम तापमान पर पानी उबलने लगता है, उस उच्चतम तापमान को हम पानी का क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि पानी का बाष्प ठंडा होने पर बाष्प का पुनः पानी बनता है। जो पानी की बाष्प हमारे ऊपर जमी रहती है वह ठंडा होने पर पुनः उसका पानी बनता है। इस क्रिया को कंडेंसेशन यानी संघनन कहते हैं। संघनन की इस क्रिया में उबले हुए पानी का बाष्प और उसका फिर से पानी में रूपांतरण, इसी क्रिया को हम संघनन की क्रिया कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। बाष्प का संघनन भी 100 डिग्री पर ही होता है। यानी जिस डिग्री तापमान पर पानी उबलने लगता है उसी डिग्री तापमान पर संघनन की क्रिया होती है। अब देखते हैं हिमीकरण। जिस विशिष्ट तापमान पर, एक निश्चित तापमान पर पानी और ठंडा न होकर उसका बर्फ में रूपांतरण होता है। एक निश्चित तापमान पर पानी ठंडा होना बंद हो जाता है और उसका बर्फ में रूपांतरण होने लगता है, वह जमने लगता है। जिस तापमान पर यह जमने की क्रिया होती है उससे पानी का हिमांक कहते हैं। उस तापमान को पानी का हिमांक कहते हैं। पदार्थ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, यानी प्रतिशत यानी फ्रीज में हम फ्रीजर की हवा का तापमान यदि नापेंगे तो वह 0 डिग्री से कम होता है, -18 डिग्री तक हो जाता है और इसी स्थिति में वह बर्फ में रूपांतरित हो जाता है। पदार्थ का गर्म होने पर जिस तापमान पर उसका क्वथन होता है, ठंडा होने पर उसी तापमान पर उसका संघनन भी होता है। पदार्थ ठंडा होते समय जिस तापमान पर वह जमता है, गर्म होते समय उसी तापमान पर वह पिघलता है।
देखो, पदार्थ को ऊष्मा मिलते रहने पर क्या होता है कि किसी भी ठोस पदार्थ का द्रव पदार्थ में और द्रव का गैस में रूपांतरित होता है। यानी ठोस पदार्थ गलने लगता है और वह द्रव में रूपांतरित होता है, और उसी पदार्थ को क्वथन होने के बाद वह गैस में रूपांतरित होता है। फिर गैस का संघनन होने के बाद वह द्रव रूपांतरित होता है, और वह जब जमने लगता है तो ठोस में रूपांतरित होने लगता है। यानी यह चारों क्रियाएं आसपास घटित होती रहती है और पदार्थ को ऊष्मा देती रहती है। ऊष्मा कम अधिक करने पर यह क्रियाएं होती रहती है। विशिष्ट पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक और हिमांक यह विशिष्ट होता है। इसी घटक के अंतर्गत हम देखते हैं रूपांतरण करने के कुछ विभिन्न उपयोग भी है। जैसे एक उपयोग देखते हैं कि यह रूपांतर प्रक्रिया हमें क्यों फायदेमंद है। पैराफिन वैक्स यानी मोम पिघलाकर मोमबत्ती बनाती है। जो मोम होता है उसको पिघलाकर हम मोमबत्ती तैयार करते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी शुष्क बर्फ का आइसक्रीम बनाने में तथा उससे ठंडा बनाए रखने में उपयोग होता है। द्रव अवस्था वाली नाइट्रोजन गैस का उपयोग हम रक्त कोशिकाओं तथा पोषियों के शुक्राणुओं को टिकाने में होता है। और बालू को पिघलाकर कांच बनाया जाता है। जो बालू हमारे पास ठोस अवस्था में पाई जाती है, उस बालू को पिघलाकर कांच बनाया जाता है। सोने चांदी के आभूषण बनाने के लिए भी इन धातुओं को पिघलाया जाता है, यानी रूपांतरित किया जाता है। और औजार बनाने के लिए भी लोहे को पिघलाया जाता है। यानी विभिन्न क्रिया में हमको बॉइलिंग पॉइंट का, क्वथनांक का और हिमीकरण का, हिमांक पॉइंट का उपयोग होता है। अब हम ऊर्ध्वपातन क्या होता है, सब्लिमेशन की क्रिया का विस्तृत में अध्ययन करेंगे। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊष्मा प्राप्त करने पर आयोडीन के ठोस रूप वाले टुकड़े पिघलने लगते हैं। क्या होता है कि एक बीकर में हम आयोडीन के कुछ टुकड़े लगते हैं और उस बीकर को गर्म करने रखते हैं और उस बीकर को ऊपर से रुई की गोली से बंद कर देते हैं। क्या होगा कि ऊष्मा प्राप्त करने पर आयोडीन के ठोस रूप वाले टुकड़े पिघलते नहीं, उनका सीधे गैस में रूपांतरण होता है। यानी आयोडीन के जो टुकड़े पिघलने चाहिए वह पिघलते नहीं, वह सीधे गैस में रूपांतरित होते हैं और आयोडीन गैस के कण कीप के पृष्ठभाग से टकराते हैं। कीप के पृष्ठभाग से टकराते हैं जिससे वे पुनः ठंडे हो जाते हैं और ठोस रूप में कांच से चिपके रहते हैं। ठोस रूप में कांच से चिपके रहते हैं। ठोस अवस्था वाले पदार्थ का द्रव में रूपांतरित न होकर सीधे गैसीय अवस्था में रूपांतरित होने की क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन क्रिया में क्या होता है कि ठोस अवस्था वाले कोई भी पदार्थ को ऊष्मा देने के बाद वह पदार्थ का द्रव में रूपांतरित न होकर वह सीधा गैस में रूपांतरित होता है। इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं, ये सब्लिमेशन कहते हैं।